नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। दोस्तों, आप पिछले दिनों लगातार देख रहे हैं कि राम कुमार गौतम या फिर रामचंद्र जांगड़ा दोनों के ही जातीय बयान आ रहे हैं। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी। सर, क्या कुछ कहेंगे जो ये बयानबाजी हो रही है लगातार दो नेताओं की तरफ से? सबसे पहले तो राम कुमार गौतम, उनकी तरफ से बयानबाजी भी दो तरह की हो रही है। एक तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जात पात तो करते ही हैं अपने बयानों में, दूसरा उन्होंने कौशल निगम को लेकर भी बयान दिया है। दोनों के बारे में बात करेंगे और रामचंद्र जांगड़ा के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात, ये जो रामचंद्र जांगड़ा हो या फिर राम कुमार गौतम हो और भी बहुत सारे नेता हैं बीजेपी के भीतर और बहुत सारे कार्यकर्ता भी हैं आम बोलचाल में, उनकी भाषा से। और जब हम लोग मान लीजिए कि ऑन रिकॉर्ड या ऑन कैमरा बात नहीं करते, सीधे तौर पर किसी से बात करते हैं तो वो निकलकर सामने आ जाता है। बहुत सारे लोगों को, बीजेपी साइड के हैं, उनको ये लगता है कि बीजेपी की जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है, आज बीजेपी के हरियाणा में जो सरकार है, उसका आधार सिर्फ और सिर्फ ये जाट नॉन जाट की पॉलिटिक्स है। बीजेपी नॉन जाट की पार्टी है, इसी वजह से बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी है। तो सबसे पहले तो ये भ्रम उन लोगों को दूर कर लेना चाहिए कि आप सिर्फ एंटी जाट पार्टी बनके ना तो सत्ता में आए हैं और ना ही आ सकते हैं जी। इस बार के चुनाव को ही आप देख लीजिए। बीजेपी के सत्ता में आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जाट वोटों में बंटवारा हुआ। जाट वोट एक मुश्त तौर पर बीजेपी के विरोध में नहीं पड़े हैं या कांग्रेस के पक्ष में नहीं पड़े हैं। जाट वोट बटे हैं और बहुत सारी ऐसी सीटें जहां पर निर्णायक वोटर ही जाट हैं। आपके नरवाणा हो, उचाना हो, गोहाना हो, आप बाढ़ड़ा तक चले जाइए, सफीदो हो और बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, दादरी हो। ऐसी सीटें हैं जहां पर दो वजह से बीजेपी जीती है। एक वजह जाट वोटों में बंटवारा हुआ और दूसरी वजह आपके पास कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जो जाटों के भी वोट लेते हैं। पानीपत ग्रामीण का जिक्र करना मैं भूल गया, इसराना का जिक्र करना मैं भूल गया, आप खरखोदा का जिक्र इसमें नहीं आया। आपने निर्दलीय कई ऐसे जिताए हैं जो जाटों के वोट लेकर बने और जिनके बारे में चुनाव से पहले स्पष्ट पता था कि ये निर्दलीय बेशक हैं, लेकिन ये या तो बीजेपी के कैंडिडेट है इनडायरेक्टली या फिर बाद में बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। तो दो वजहों से सरकार बनी है। लेकिन बीजेपी के भीतर एक अच्छा खासा माइंडसेट ऐसा है कुछ नेताओं का। कुछ नेता तो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो छवि बीजेपी की बनी है वो टूटे। उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले इन दो नेताओं की बात कर लेते हैं। राम कुमार गौतम और रामचंद्र जांगड़ा जिस तरह के बयान देते हैं और क्यों देते हैं, इन लोगों का अभी तक भी यही माइंडसेट है, ये यही मान के चल रहे हैं कि बीजेपी की जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है वो एंटी जाट है, इसीलिए बीजेपी सत्ता में है और इसको इसी तरह से गढ़ा जाए और आगे बढ़ाया जाए तो पार्टी को फायदा होगा। नहीं, ये लोग पार्टी से पहले खुद के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि दोनों ही नेता आप मान के चलिए जनाधार के मामले में एक तरह से बीजेपी के भीतर कोई एक वोट नहीं जोड़ सकते। ना गौतम साहब जोड़ सकते और ना ही जांगड़ा साहब जोड़ सकते, बल्कि इन लोगों को चाहे राज्यसभा सांसद बनाया गया हो या विधायक बनाया गया हो, इनको बनाने का काम बीजेपी के वोट बैंक ने किया है। या फिर आप ये कहें कि इन लोगों का अगर कोई समर्थक वोट बैंक है, थोड़ा बहुत है, अगर थोड़ा बहुत, तो वो ऑलरेडी बीजेपी का पक्षधर है, वो ऑलरेडी बीजेपी का समर्थक है। आज ये लोग बीजेपी से अलग हो जाए, बीजेपी से एक वोट नहीं कम होगा। महेंद्र जी, नारनौन से बनाए गए थे, जहां जाट बाहुल्य है, वहां से गौतम साहब तो विधायक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन भूल जाते हैं ये लोग। और भूल क्या जाते हैं, पता है सब कुछ, लेकिन क्या है कि इनको अपनी राजनीति को जिंदा रखना है। और ऐसे लोगों की राजनीति तभी जिंदा रहेगी जब ये पर्टिकुलर मैसेज पब्लिक के बीच जाएगा, ये पर्टिकुलर राजनीति आगे बढ़ेगी और ये लोग अपना जो कि भी मैं रेलिवेंट हूं बीजेपी की राजनीति में, बीजेपी को मेरे होने से कुछ ना कुछ फायदा होगा, ये जताने के लिए भी ऐसी बयानबाजी करते हैं।
लेकिन बड़बोले इतने हैं। एक साहब को तो राज्यसभा जैसे सम्मानित सदन के अंदर सदस्य बनाया गया, वो सदन के भीतर खड़े होके कभी महिला नर्सों के बारे में अश्लील चुटकुले सुना देते हैं, कभी हरियाणा के बारे में बोल देते हैं कि हरियाणा के लोगों को ये आंकड़े वांकड़ों की समझ नहीं है, और फिर अगर उसके नीचे थोड़ा बहुत उतरते हैं तो फिर वो ये जात पात के ऊपर आ जाते हैं। और मैं तो एक उनका इंटरव्यू सुन रहा था, वो अपने आप को इस तरह से पेश करते हैं कि जैसे पुराने जमाने में पता नहीं कितने बड़े नेता थे। उनको जो बनाया चौधरी देवीलाल की पार्टी ने, जो थोड़ा बहुत मान सम्मान उनकी हरियाणा में कोई पहचान हुई तो इस लिहाज से हुई। आज जब बीजेपी में वो आए हैं, बीजेपी में कोई एक नया वोट नहीं जोड़ा, कभी कोई चुनाव नहीं जीते और ना ही जीत सकते हैं। मोटा माटी आज उनकी स्थिति यह है, ना ही जीत सकते हैं। लेकिन यह दिखाना है कि मैं बहुत बड़ा नेता था, मेरे आने से बीजेपी में कुछ ना कुछ फर्क पड़ा है, कोई ना कोई वोट बैंक बढ़ा है, तो अपने इंटरव्यूज में ऐसी ऐसी बातें करते हैं। इससे नुकसान क्या है मैं बताता हूं। हरियाणा में जो भाईचारा है उसको तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी का भला चाहने वाले लोग ये भी समझ लें कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को ही होगा। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जो राजनीति ऐसे लोग हरियाणा में सेट करना चाहते हैं कि पूरी तरह जाट नॉन जाट हो जाएं, बीजेपी से जाट पूरी तरह कट जाएं और दूसरे पक्ष में, विपक्ष में या किसी पार्टी की तरफ एक मुश्त चले जाएं, तो आप मान के चलिए हरियाणा में बीजेपी कभी सत्ता में आ ही नहीं सकती। तो सबसे बड़ा नुकसान है इसका बीजेपी को, और उससे भी बड़ा नुकसान उन नेताओं को है जो एक कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये जो डिवाइड है इसको कम किया जाए। और इसमें सबसे पहला नाम तो आप नायब सिंह सैनी का ही ले सकते हैं। कैसे? सीएम कार्यालय में जाइए कभी, या सीएम का जब भी पब्लिक के साथ इंटरेक्शन का कोई भी कार्यक्रम हो किसी भी जगह पे हो, तो आप जाइए, वहां पर आपको सबसे ज्यादा गुहार लगाने वाले, मिलने वाले, सम्मानित करने वाले जाट मिलेंगे। अब तो बीजेपी में ज्यादा जाट आने लग रहे हैं या ना हो, लेकिन बर्ताव से, व्यवहार से वो खुश होके आते हैं, खुश होके आते हैं। उस छवि को वो तोड़ते हैं नायब सैनी, जो छवि पहले गढ़ी गई, कई सालों में गढ़ी गई। दूसरे नेता का आप नाम सुनिए जी, महिपाल ढांडा। आप उनकी कोठी पे चले जाइए, उनके समर्थकों को देख लीजिए या उनके कार्यक्रमों को देख लीजिए। वो एक बड़े जाट वोट बैंक को, कम से कम अपने हल्के और भी बहुत सारे जी इलाकों में जाट वोट बैंक को बीजेपी से जोड़ने वाले नेता हैं। क्या दादरी में सुनील सांगवान बिना जाटों की वोटों के जीत सकते थे? और वो अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो टैग लगाया जा रहा है बीजेपी के ऊपर, इसको तोड़ा जाए, और वो मतलब पूरी अपनी जो भी क्षमता है उस हिसाब से इस वोट बैंक को बीजेपी के साथ जोड़ रहे हैं। नरवाना से जो बेदी साहब हैं, आप उनकी कोठी पे चले जाइए, हमेशा आपको वो घेरे मिलेंगे जी। और उनका तो हल्का ऐसा जहां 70% तक जाट, वहां पर तय ही जाट करते हैं हार जीत को। तो उनकी भी कोशिश ये है कि इस वोट बैंक को, इस समाज को अपने साथ लिया जाए। कई और नेताओं के नाम मुझसे छूट गए होंगे, लेकिन इन नेताओं की एक अपनी कोशिश है, क्योंकि ये लोग खुद के वोटों से जीते हैं। देवेंद्र बबली, सुभाष बराला, ये सभी जाट नेता तो हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं सुभाष बराला इस मामले में फ्लॉप रहे थे। कैप्टन अभिमन्यु ये काम नहीं कर पाए थे। ये काम ये नेता थोड़ा बहुत कर रहे हैं। आप कभी इनकी जो निजी गतिविधियां हैं उनको आप नोटिस करेंगे, ओपी धनखड़ फ्लॉप रहे थे ये काम करने में। बिल्कुल, ये जो मनोहर लाल खट्टर के इर्द गिर्द वाला जो खेमा था, ये काम करने में फ्लॉप रहा था। जो मनोहर लाल खट्टर को ही अपना सर्वे सर्वा और सबसे बड़ा नेता मानते थे, या उनकी छत्र छाया में ही जिनकी राजनीति चल रही थी, उनके बिना उनकी राजनीति आगे नहीं बढ़ सकती थी, ऐसे लोग ये काम नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद के दौर की जो अभी ताजा स्थिति है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं जी। तो ये जो नेता, एक पक्ष वाले नेता कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी से ये टैग हटे, तो क्यों इन लोगों को फायदा होगा, राजनीतिक तौर पर फायदा होगा।
आगे के लिए भी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि अगर ये राजनीति खत्म हो जाएगी तो हमारा क्या वजूद है। इनका तो अस्तित्व ही सिर्फ और सिर्फ इस राजनीति के ऊपर टिका हुआ है। इसीलिए इस तरह की बयानबाजी इन लोगों की मजबूरी है। अब सोचना बीजेपी को यह है कि कौन से नेताओं की तरफ पार्टी की रणनीति का झुकाव होना चाहिए, जो आपके अंदर 4 वोट जोड़ रहा है, या फिर जो चाहता है कि जो वोट आ रहे हैं वो भी आपसे खिसक जाएं। एक समाज को जो बहुलता में है हरियाणा में जी, उस समाज को बिल्कुल आपसे अलग कर दिया जाए और उस समाज का एक भी वोट आपको ना मिले और वो एक मुश्त होकर किसी दूसरी पार्टी को चला जाए। ये सोचना नायब सिंह सैनी को है, ये सोचना बीजेपी को है, और नायब सिंह सैनी को निजी तौर पर भी सोचना है कि क्या वो मनोहर लाल खट्टर की राजनीति से आगे कोई लाइन खींचना चाहते हैं या फिर उसी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि अब तक की कोशिश ये रही है, अब तक की जो भी व्यवहार देखा गया है कि अब तक तो नायब सिंह सैनी ने ऐसी कोई बयानबाजी नहीं की है कि जिससे उनको मनोहर लाल खट्टर की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया जाए। क्योंकि हमने देखा है कि खट्टर साहब तो इंटरव्यूज में जब दिल्ली के पत्रकार उनका इंटरव्यू करते हैं और उनको बोला जाता है कि आप नून जाट मुख्यमंत्री, फलानी जाति के खिलाफ मुख्यमंत्री, ये वो, तो मनोहर लाल खट्टर खुश होते हैं, गुलाचियां मारते हैं। तो ऐसा व्यवहार कम से कम नायब सिंह सैनी का अब तक देखने को नहीं मिला। लेकिन नायब सिंह सैनी को रोकना तो चाहिए ये बयानबाजी, क्योंकि इसके बाद सुरेश कोत को मैं सुन रहा था तो वो भी काफी गुस्सा हो रहे थे गौतम पर, और कह रहे थे कि बर्दाश्त नहीं की जाएंगी ये बयानबाजी। तो लोगों के अंदर जो ये मैसेज जा रहा है और ये बयान एक दोबारा से एक रूप ले रहा है, तो ऐसी बयानबाजी पे कहीं ना कहीं रोक तो लगानी चाहिए ना नायब सैनी की बिल्कुल तरफ सही बात है। इसमें हमें याद आता है राजकुमार सैनी। राजकुमार सैनी ने ऐसे ही शुरुआत की थी, धीरे धीरे उनके बयानों की फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई। लेकिन उस टाइम पर एक बात हुई थी कि उस टाइम पर कैप्टन अभिमन्यु, सुभाष बराला और ओपी धनखड़ वो राजकुमार सैनी के खिलाफ बोल दिया करते थे। अब कमाल की बात यह हो रही है कि जिन नेताओं का मैंने नाम लिया, क्या महिपाल ढांडा को, सुनील सांगवान को, बेदी साहब को, और भी बहुत सारे नेता हैं, क्या उनको नहीं बोलना चाहिए इनके खिलाफ? क्या पार्टी के भीतर या सार्वजनिक तौर पर जिस तरह वो बोल रहे हैं उनके बयानों की आलोचना नहीं करनी चाहिए? क्या नहीं कहना चाहिए कि ये गलत हो रहा है पार्टी के भीतर, ये पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली लाइन है? क्या उनको नहीं कहना चाहिए? और नुकसान सिर्फ यहां नहीं हो रहा है, बीजेपी का हरियाणा में अगर कोई यूएसपी है जिस मुद्दे को लेकर वो विकास की बात कर सकते हैं या कुछ सकारात्मक राजनीति की बात कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा बिंदु उनका यह है नौकरियों वाला। नौकरियों में पारदर्शिता का बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा है। अब राम कुमार गौतम का यह कहना है कि ये जो कौशल निगम की भर्तियां हैं इनमें बीजेपी के नेताओं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगाया जाना चाहिए। इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि क्या राम कुमार गौतम को पता है या नहीं पता है कि कौशल निगम की भर्तियों का कोई पेपर नहीं होता है, वहां पर कोई मेरिट नहीं चढ़ती है, वो अंधा खाता है। कौन कहां भर्ती हुआ, कैसे भर्ती हुआ, किस योग्यता पे भर्ती हुआ, किसी को नहीं पता है। वहां पर कौन सी मेरिट चढ़ती है, कौन सा पेपर होता है। तो ये खेल तो सारा का सारा मनमर्जी का ऑलरेडी ही चल रहा है। पहली बात तो आप ये क्लियर कर लीजिए। लेकिन राम कुमार गौतम भी तो यही समझना चाह रहे हैं, यही समझना चाह रहे हैं कि ये कहां से चल रहा है ये गेम, मेरे को भी तो पता होना चाहिए ताकि मैं भी अपने कार्यकर्ताओं को लगवा सकूं। बिल्कुल बिल्कुल, या तो उनकी वजह ये है कि भी मेरे वाले एडजस्ट नहीं हो रहे, या दूसरी वजह ये है कि वो ये कहना चाहते हैं कि वहां पर बिल्कुल खुले तौर पर बीजेपी के नेताओं को कह के घोषित तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इनमें नियुक्ति दी जाए। अगर बीजेपी, अगर नायब सिंह सैनी ऐसे बयानों, ऐसी नीति, ऐसी पॉलिसी का विरोध नहीं करते हैं तो फिर बीजेपी कल को चुनाव में किस मुंह से विरोध करेगी उन बयानों का जो कांग्रेस के नेता चुनाव के टाइम पर कह रहे थे कि 5000 नौकरी मैं बांट दूंगा, 2000 नौकरी मैं बांट दूंगा, पर्ची मैं दे आऊंगा। तो फिर तो आप एक ही साइड तो खड़े हो गए।
ना तो पर्ची उन्होंने दी थी, ना नौकरी उन्होंने बांटी थी, लेकिन बयानों में तो आ गया ना, बयानों के आधार पे ही तो पूरा का पूरा इलेक्शन तोल दिया गया था। तो फिर तो आप एक ही साइड खड़े हुए हो, यही बात बोलने वाले आपकी साइड बैठे हुए हैं, यही बात बोलने वाले कांग्रेस की साइड बैठे हुए हैं। तो फिर ये आपका मुद्दा, ये जो दूसरा नुकसान बता रहा था मैं बीजेपी को, दूसरा नुकसान ये है कि आपका सबसे बड़ा मुद्दा आपके हाथ से छीनने की कोशिश हो रही है। और ये बयान रामकुमार गौतम ने पहली बार नहीं दिया है, वो बार बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली, यहां तक कि विधानसभा में भी इस बात को बोल चुके हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, इस बात से बीजेपी को खुशी होती है कि चलो जनता के बीच में यह मैसेज जा रहा है कि भी इस तरह से नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, कौशल निगम में कोई खाता नहीं है, अंधा खाता है। कोई आके बता दीजिए कि ये मेरिट चढ़ती है जी, उस दिन पेपर हुआ था, उस दिन भर्ती निकली थी और इस तरीके से मेरिट चढ़ा के इस डिपार्टमेंट में इन लोगों की इस योग्यता के तहत भर्ती हुई है। ये तमाम चीजें नहीं करनी है, तभी तो ये कौशल निगम बना है। और कौशल निगम में भी सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो नीति बनाई गई है 5 साल की, 10 साल की पक्के करने वाली, उसमें जो बीजेपी के टाइम पर लगे हुए हैं वो लोग तो उस कैटेगरी में आ ही नहीं रहे। उन लोगों की तो रोज लिस्ट जारी हो जाती है कि आज इतनों को हटा दिया गया, आज इतनों को हटा दिया गया, क्योंकि उस लिस्ट में उन लाभार्थियों में वही लोग आ रहे हैं जो पिछली सरकारों के दौरान कच्चे कर्मचारी के तौर पर भर्ती थे अलग अलग विभागों में, जिनको बाद में कौशल निगम के अंडर लिया गया था। तो ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लेयर हैं इन तमाम बयानों के। इसमें बीजेपी को फिलहाल हो सकता है कि उसे अपना फायदा या उसकी साइड की बात होती हुई नजर आ रही हो, लेकिन जब आप कुछ लेयर को हटा के देखेंगे तो हर लिहाज से बीजेपी को ही नुकसान हो रहा है। जी, तो बिल्कुल, तो जो एक उदाहरण और देता हूँ सर, इसमें नारनौंद की आपने अगर घटना सुनी हो ना, जो ये बयानबाजी हो रही है जातिवाद को लेकर, लेकिन नारनौंद में एक ब्राह्मण है, उसकी भैंसें मर जाती हैं, 6 भैंसें। वहां पे उस ब्राह्मण ने किसान आंदोलन में बड़ा सहयोग किया था, तो सभी जातियों के लोगों ने उसकी डेयरी खुलवा दी। तो ये एक भाईचारा है। मतलब इनकी बातें राजनीतिक जरूर हो सकती हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे है अपना हरियाणा, वो एक भाईचारा निभा रहा है। मैं इतना ही मैसेज। जी, आप इस भाईचारे के बिना छोड़िए राजनीति, छोड़िए आप प्रदेश, आप परिवार नहीं चला सकते। जब तोड़ने पे आएंगे तो आपके परिवारों में कितनी फूट डाल लीजिए। भाइयों के खिलाफ जितने मुकदमे हैं, ऐसे तो एक जाति के दूसरी जाति के लोगों के खिलाफ मुकदमे नहीं मिलेंगे आपको। ये ना प्याज को छील छील के, प्याज की परत उतार उतार के ये लोग प्याज को ढूंढने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग, जबकि ये जो परतें हैं ना, यही तो प्याज है। आप छीलते रहिए उसको, लास्ट में क्या मिलेगा आपको? तो आप जितना तोड़ने की तरफ जाएंगे तो आपको नुकसान ही नुकसान होगा। लेकिन इन लोगों की, ऐसे लोगों की राजनीति का, मनदीप जी, आधार ही ये होता है। और ये पॉलिटिक्स सिर्फ यहां नहीं है, बहुत जगह पर बहुत सारे नेता करते हैं। किसी एक समाज का, किसी एक जाति का, किसी एक क्षेत्र का, किसी एक गोत्र का ये लोग मुद्दा उठा लेते हैं। उससे क्या हो जाता है कि लोगों के भीतर तो है ही जातिवाद, बहुत सारे लोगों के भीतर है, एक बना बनाया समर्थक वर्ग इन लोगों को ऑलरेडी मिल जाता है। अब ये लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये जो भी समर्थक हैं आज जो आपके पक्ष में बोल रहे हैं ये हमारे ही हैं। आप लोग राजकुमार सैनी को देख लीजिए, बहुत सारे लोग राजकुमार सैनी के समर्थन में बोलते थे। राजकुमार सैनी को ये लगने लगा कि ये सारे लोग तो मेरे ही हैं, ये तो पूरा का पूरा वोट बैंक, ये सैलाब तो मेरे लिए ही उठ रहा है। लेकिन जैसे ही राजकुमार सैनी बीजेपी से अलग हुए, बीजेपी को 1 वोट का फर्क नहीं पड़ा, बल्कि फायदा चाहे बेशक हुआ हो। जो लोग सिर्फ इस वजह से राजकुमार सैनी के अलग के बीजेपी में होने की वजह से बीजेपी से नाराज थे, वो लोग वापस जुड़ गए कि चलो वो कबाड़ा तो चला गया, अब हम लोग बीजेपी के साथ जाते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ऐसे लोगों को ये जो भ्रम है
ये जो पाले बैठे हैं कि आज इतने लोग हमारे समर्थन में बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग फोन करके भी बोलते होंगे कि दादा आज तो बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन आपको बता दें कि ये लोग ऑलरेडी बीजेपी के समर्थक हैं। आप कल को, क्योंकि रामकुमार गौतम की तो उम्र हो गई है और वो लगभग खुद भी अपने संन्यास का ऐलान कर चुके हैं, तो किसी ना किसी तरीके से इस राजनीति के ढलान के ऊपर मंत्री पद मिल जाए, जो उनकी मतलब बड़ी दिली इच्छा है। जेजेपी से भी इसलिए उन्होंने पंगा लिया, दुष्यंत चौटाला को तमाम गालियां बक्की, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मंत्री नहीं बनाया। अब बीजेपी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टी है, उनको पता है अब उसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचा। गाली तो दे नहीं सकते, लेकिन कहने में कसर नहीं छोड़ते। भ्रष्टाचार से लेके तमाम आरोप तो ये बीजेपी के ऊपर लगा ही रहे हैं ना, खुले मंचों से लगा रहे हैं कि छोटे से छोटे अधिकारी से लेके बड़े से बड़े अधिकारी तक तमाम लोग करप्शन कर रहे हैं, बिना पैसों के कोई काम नहीं कर रहे। तो इससे किसको नुकसान है? कांग्रेस को नुकसान है या इनेलो को नुकसान है? इससे बीजेपी को नुकसान है। ये बात वो बोल रहे हैं, लेकिन खुल के नहीं बोल पा रहे, जिस तरह दुष्यंत चौटाला के खिलाफ बोल रहे थे। लेकिन अगर उनका ये मंत्री बनाने का सपना पूरा नहीं किया तो आप मान के चलिए कि वो ऐसा भी करेंगे, कर सकते हैं, अगर उनके बेटे को आगे टिकट वगैरह का कोई वादा बीजेपी ने नहीं किया तो। और रामकुमार गौतम किसी तरह से वो क्या नाम, रामचंद्र जांगड़ा, उनकी तो कोशिश ये है कि ये जो राज्यसभा वाला पद है, अब कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो उसके बाद किसी न किसी तरह के से ये पद ही मिल जाए, किसी न किसी तरह से सुर्खियों में आ जाएं, सुर्खियों में रहेंगे तो नजरों में रहेंगे, नजरों में रहेंगे तो उनके नाम को कंसीडर किया जाएगा। लेकिन संभावना फिलहाल नजर नहीं आती है, क्योंकि वो कोई नया वोट नहीं जोड़ते हैं। बीजेपी कोशिश तो ये करेगी कि कोई नया वोट जुड़े। हाँ, नया वोट जोड़ने वाली बात थी जो मैं जिक्र करना भूल गया था। किरण चौधरी आई बीजेपी में, श्रुति चौधरी आई बीजेपी में, क्या उनके साथ जाट वोटर नहीं है उनके इलाके के? क्या उन्होंने 4 वोट नहीं जोड़े? उनको भी बोलना चाहिए। ये उस धड़े के हैं जो 4 वोट जोड़ सकते हैं। ये उस धड़े के नेता हैं, जो 2 नेताओं का हम जिक्र कर रहे हैं, जो आपके वोट काट ही सकते हैं, आपसे 4 लोगों को नाराज ही कर सकते हैं। जी, तो ये 2 नेता तो बोल रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं राजकुमार सैनी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन अब चुप है। ऐसा यही हश्र है, भ्रम की राजनीति तो एक दिन खत्म होती है ना। अब उनकी भ्रम की राजनीति खत्म हो गई है, इन लोगों को लग रहा है कि हमारी चल जाएगी। तो फिर आप देख लीजिए, कोशिश करके राजकुमार सैनी की तरह बीजेपी से एक बार थोड़ा सा साइड में होके देख लीजिए, कोई एक आदमी भी आपके साथ बैठने वाला, खड़ा होने वाला, आपका समर्थक आपको दूर दूर तक नजर आ जाए। तो ये जो अपने बयानों में भी ये बोलते रहते हैं ना, जांगड़ा साहब, मैं इतना बड़ा नेता था, मेरी वजह से फलाना ओबीसी आगे थे, पार्टी के साथ जुड़ गए थे। मैं कह रहा हूं एक बार साइड होके देख लीजिए, अगर आपके परिवार के सारे सदस्य भी आपके साथ खड़े मिल जाएं तो फिर आप अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर दीजिएगा। बातचीत करने के लिए धन्यवाद सर। शुक्रिया, शुक्रिया मनदीप जी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भाईचारा बना के रखें, यही अपील है। धन्यवाद।